नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं सच तक दुनिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दंगा फसाद का मामला इस तरह से बढ़ जाता है कि वहाँ पर कितनी घटनाएं हो जाती हैं। कहीं पर गाड़ी घोड़े जलाई जाती, कहीं पर घर जलाई जाती है, तो कहीं पर पुलिस प्रशासन पर पथराव की जाती है। 8 फरवरी 2024 को हरदोई में मजार और मदरसे को लेकर कहासुनी हो जाती है और देखते ही देखते हिंसा फैल जाती। हिंसा इतना ज़्यादा फैल जाती है कि हिंसा और आगजनी वहाँ के लोगों में फैल जाता है। वहाँ पर जिसके हाथ में जो आता है और वहीं पर पुलिस प्रशासन पर वैसे ही वो लोग हमला कर देते हैं, यानी वो लोग हमला करने की कोशिश कर देते हैं। वहाँ पर हरदोई में आम लोगों ने दंगा फसाद कर देते हैं और दंगा इस कदर बढ़ जाती है और पुलिस प्रशासन थोड़ी कम रहती, तब पुलिस प्रशासन ने और पुलिस फोर्स मंगवाते हैं। वहाँ पर पथराव भी होता है और ये कई वाहन भी जलाए जाते हैं, कई घरों को जला देते हैं और वहाँ पर कारपू भी लगवा देते हैं और वहाँ पर गोली और पथराव भी हो जाती है। एक तरफ से पथराव चलती है तो दूसरी तरफ से गोलियां चलती हैं और गोलियों की वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। और उस दंगा फसाद में 8 से 9 लोग गोलियों से मारे जाते हैं, जो उसी वक्त उन लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं और वहाँ पर कारपू भी लगवाते हैं और ऐसे तैसे मामला किसी तरह से शांत होता है। और जब शांत होता है तो उस सड़क पर जितने घायल व्यक्ति रहते हैं उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दंगा फसाद के अगले ही दिन 9 फरवरी को हरदोई में और वहीं दूसरी तरफ जो सड़कों पर मरे पड़े रहते हैं उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बनभूलपुर स्थित इंदिरा नगर रेलवे फाटक के पास एक लाश पड़ी रहती है। कोई सूचना पुलिस को दे देते हैं और सुनते ही पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर खून से लथपथ एक लाश पड़ा रहता है। नौजवान की लाश पड़ी रहती है। पुलिस देखती है और सोचती है, कहती है कि ये भी दंगे फसाद में लगता है कि मारा गया है। पुलिस देखती है और उस लाश की तलाशी करती है। जब तलाशी करती है तब उस लाश के कपड़ों में से एक मोबाइल और दूसरा पर्स मिलता है और उस पर्स में एक आईडी, उस पर्स में आईडी कार्ड रहता है, यानी आधार कार्ड रहता और उसी से उस लाश की पहचान होती है और उस लाश की नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश बिहार के आरा जो इलाका लगता है भोजपुर, उसी भोजपुर इलाके में एक गांव लगता है सिन्हा गांव का वह प्रेम प्रकाश रहने वाला था। तब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है तब पुलिस की निगाह उस लाश के सिर पर या गर्दन पर पड़ जाती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि उस व्यक्ति की एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 गोली मारी जाती है। तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि अगर दंगे फसाद में मारा जाता तो एक ही जगह पर 3 गोलियां नहीं मारी जाती है, या फिर गोलियां जब लगती या फिर पैर पर या फिर हाथ पर या फिर सिर पर ही तो एक जगह लगती, चाहे जहाँ पर लगती तो एक ही लगती। लेकिन इस लाश पर 3 गोलियां
मारी गई है। ऐसा लगता है कि पहले एक गोलियां दूर से मारी गई और जो दूसरी और तीसरी गोलियां हैं वह पास में आकर मारी गई है। तब पुलिस समझ जाती है कि ये व्यक्ति दंगे फसाद में नहीं मारा गया है, एक साजिश से इस व्यक्ति का मर्डर किया गया है। तब पुलिस ने प्रकाश के मोबाइल को खंगालना शुरू किया और उसमें देखा कि लास्ट कॉल हरदोई के एक प्रियंका नाम की महिला को लगाया था, वह लास्ट कॉल। तब पुलिस ने हरदोई में उस महिला को ढूंढने की कोशिश की और ढूंढते ढूंढते उस महिला प्रियंका के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस उस प्रियंका महिला के घर के पास जब जाती है तब वह महिला दरवाज़ा खोलती है और खोलते ही वे वैसे ही उस पुलिस प्रशासन के साथ व्यवहार करती है जैसे कि, क्योंकि उसके पति पुलिस कांस्टेबल रहते हैं। जब पुलिस अंदर आकर यानी घर में जब बैठती है तो देखती है कि ये तो एक कांस्टेबल की पत्नी है। तब पुलिस सोचती है कि हमारे ही डिपार्टमेंट की कांस्टेबल की पत्नी है और पुलिस ये भी सोच में पड़ जाती है कि ये कांस्टेबल की एक पत्नी है। तब पुलिस ये भी सोचती है कि ये एक कांस्टेबल की पत्नी होकर ये उस प्रकाश की दोस्त है या फिर कातिल है और उससे भी पूछताछ करते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी से लास्ट कॉल पर बात किए थी अपने मोबाइल से, तब वो कहती है कि मैं अभी अपने हस्बैंड यानी अपने पति को फ़ोन लगाकर बुलाती हूँ। तब वह प्रियंका महिला अपने पति के पास फ़ोन लगाती, क्योंकि उसके पति हरदोई में ड्यूटी के तहत तैनात रहते हैं। उस कांस्टेबल का नाम वीरेंद्र रहता है। कांस्टेबल वीरेंद्र अपने घर पर आता है और उसी बीच पुलिस सोचती है कि ये एक कांस्टेबल की पत्नी है और उस प्रकाश की दोस्त है या फिर कातिल है। तब पुलिस ने कांस्टेबल वीरेंद्र को थाने पर ले जाते हैं, वहाँ पर पूछताछ करने के लिए, और प्रियंका को घर पर भेज देते हैं। और पुलिस को समझ में नहीं आ रहे थे। पुलिस ने फिर से प्रकाश के मोबाइल को और खंगालने की कोशिश की। जब और मोबाइल को खंगालने की कोशिश की तो उसमें देखा कि प्रियंका और प्रकाश के बीच में बहुत सारे बातें हुई थी कॉल पर। जब ये सब कॉल रिकॉर्ड देखते हैं पुलिस, तब ये बात कांस्टेबल वीरेंद्र से कहते हैं कि क्या प्रियंका और प्रकाश के रिलेशन भी था, यानी ये लोगों में दोस्ती भी थी या फिर और कुछ था, ऐसा लग रहा है इस कॉल रिकॉर्ड से यानी देखने पर। पुलिस सोचती है कि ये क्यों घबरा नहीं रहा है, इसके पत्नी के बारे में हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह वीरेंद्र कांस्टेबल कुछ घबराहट महसूस नहीं कर रहा है। जब पुलिस ने वीरेंद्र कांस्टेबल से पूछताछ की तब वीरेंद्र कांस्टेबल ने कहा कि हाँ, हम इसे जानते हैं और इस घटना के बारे में भी जानते हैं। पुलिस सोच रही क्योंकि ये एक पुलिस में है, क्या पता हमें कुछ और सुराग प्रकाश के बारे में मिल जाए, लेकिन यहाँ आने पर कुछ और ही माजरा लग रहा था। तब वीरेंद्र कांस्टेबल ने बताया कि प्रकाश नौकरी करने के लिए बिहार से उत्तराखंड आया था। प्रकाश का
एक दोस्त हरदोई में रहता था जो प्रकाश हमेशा अपने दोस्त के घर पर यानी सूरज के घर पर आता जाता था, क्योंकि दोस्ती सूरज से इतनी गहरी थी। प्रकाश अक्सर अपने दोस्त सूरज के घर पर आया करता था और सूरज के घर पर कभी काल रुक भी जाता था। सूरज के घर पर वह महिला यानी प्रियंका भी आती थी, क्योंकि सूरज की दोस्ती उस वीरेंद्र कांस्टेबल से भी था और प्रियंका अक्सर सूरज के घर पर आया करती थी। जब आती थी तो प्रकाश और प्रियंका के धीरे धीरे वो लोग आपस में बातें किए। जब आपस में बातें किए तो वो लोग धीरे धीरे पहचान भी उन दोनों में बनने लगा। जब बनने लगा पहचान तो वो लोग मोबाइल नंबर लिए एक दूसरे की। जब नंबर लिए तब उससे वो लोग बातें करने लगे। प्रकाश और प्रियंका में यानी दोनों में प्यार हो जाता है और जब प्यार हो जाता है तो दोनों में कुछ दिनों तकले ऐसे ही चलता रहता है और प्रकाश भी मौका ढूंढता रहता है सूरज के घर पे आने के लिए, क्योंकि जब प्रकाश सूरज के घर पर आता था तब प्रियंका भी आती थी सूरज के घर पर, क्योंकि प्रकाश प्रियंका को पहले ही फ़ोन कर देता था। तब प्रियंका भी सूरज के घर पर आ जाती थी प्रकाश से मिलने के लिए। तभी प्रकाश के मन में एक विचार आता है। वह सोचता है कि ये तो एक पुलिस की पत्नी है, इसके पास बहुत पैसे होगा। तब प्रकाश ने प्रियंका के कुछ ऐसी तस्वीरें अपने पास रख लेता और कुछ ऐसी वीडियो भी रख लेता है जो आपत्तिजनक रहता है, यानी अश्लील वीडियो और कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में रख लेता और वह एक दिन प्रियंका को दिखाता और प्रियंका उससे कहती है कि प्रकाश तुम ये वीडियो और ये फ़ोटो उड़ा दो, लेकिन प्रकाश कहता है हम नहीं उड़ाएंगे और वह वीडियो और फ़ोटो दिखाकर प्रियंका से कुछ पैसे मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रियंका को ब्लैकमेल करना वह शुरू कर देता है प्रकाश। जब जब प्रकाश प्रियंका से पैसा मांगता था तब तब प्रियंका प्रकाश को पैसा दे देती थी, क्योंकि प्रकाश उसे इसलिए ब्लैकमेल करता था, कहता था कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगी तो हम ये तस्वीरें और कुछ जो वीडियो है तुम्हारे पति के पास यानी वीरेंद्र कांस्टेबल के पास भेज देंगे। और इसी के डर के नाते उसे प्रियंका यानी प्रकाश को पैसा देती रहती है और ये कुछ दिनों तक ले चलता रहता है और उसे बहुत ज़्यादा प्रकाश प्रताड़ित करने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी करने लगता है। तभी एक दिन प्रियंका के पति यानी वीरेंद्र कांस्टेबल को ये मालूम पड़ जाता है और उसी समय प्रियंका के भाई यानी वीरेंद्र के साले को भी ये बातें मालूम पड़ जाता है और ये तीनों लोग यानी साला और वीरेंद्र की पत्नी यानी प्रियंका तीनों मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। तभी 8 फरवरी 2024 मजार और मदरसे को लेकर दंगा फसाद होता है और उसी में वीरेंद्र कांस्टेबल सोचता है कि ये मौका देखकर हम उसे मार देंगे और ये भी पता नहीं चलेगा कि इसका मर्डर हुआ है या फिर दंगे फसाद में ये मारा गया, क्योंकि दंगा फसाद धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर पत्थरबाजी होती है और घरें जलाई जो वाहन होती है वो भी जलाई जाती है। बहुत अधिक दंगा फसाद वहाँ हरदोई में हो जाता है। तभी वीरेंद्र कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम प्रकाश को पैसा के बहाने बुलाओ। तब प्रियंका ने प्रकाश को पैसा के बहाने हरदोई में बुलाती है
और प्रकाश को ये नहीं मालूम रहता है कि वे लोग प्लानिंग बनाकर प्रकाश को बुला रहे हैं। और उसी दंगा फसाद में प्रकाश आ जाता है और वीरेंद्र के साला ने मिलकर उसे पहले दूर से गोलियां मारते हैं, फिर उसके पास आकर गोलियां मारते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन गोलियां पास में आकर मारते हैं। मारने के बाद जब वह मर जाता है तब उसके मोबाइल से जो वीडियो और जो रिकॉर्ड यानी जो तस्वीरें रहती है उसे उड़ा देते हैं। वीरेंद्र एक पुलिस वाला होकर लेकिन वह इतना गलत काम करता है। उसे वह चाहता तो समझा बुझा कर वह मामला शांत करा देता, लेकिन वह एक प्लानिंग बनाकर प्रकाश को मार देता है जान से। और तभी वीरेंद्र के जो साला है वहाँ पर मोबाइल छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। तभी वीरेंद्र सोचता है कि किसी पर शक नहीं होगा क्योंकि ये दंगे फसाद में मारा गया है। तब पुलिस प्रशासन ने प्रियंका के पति यानी कांस्टेबल वीरेंद्र को और उसके प्रियंका के भाई यानी वीरेंद्र के साले को गिरफ्तार कर लेती है। और अभी तक लिए प्रियंका फरार चल रही और पुलिस प्रियंका की तलाश में जुटी हुई है। और आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब प्रियंका पकड़ी जाएगी। और प्रियंका अभी तक ले फरार चल रही है। हमारा ये मतलब नहीं कि आप लोग का दिल दुखाना, आपको तकलीफ़ देना। हमारा ये मतलब है कि आप लोग भी सचेत रहिए ऐसे घटनों से। अगर आपके आसपास में ऐसे दुर्घटना हो रही है तब उससे आप लोग बच कर रहिए और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।